अंडर वाटर माउंटेन बाइक रिस्टोरेशन। रामपुर नाम के गांव में एक बड़ा सा तालाब था। गांव के सभी बच्चे उसी तालाब में रोज तैरने जाया करते थे। एक बार की बात है, सोनू अपने दोस्तों के साथ तालाब पर जाता है। वो तैरते तैरते तालाब के बीचों बीच चला जाता है। तभी उसका एक दोस्त मोनू कहता है, अरे सोनू, वहाँ मत जाओ, वहाँ पानी बहुत गहरा है, खतरा भी हो सकता है वहाँ पर, तुम जल्दी वापस आओ। अरे डरपोक कहीं के, यहाँ कोई खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है तैरने के लिए। सोनू अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता और वहीं पर तैरते रहता है। लेकिन तैरते वक्त उसके पैर को कुछ महसूस होता है। उसके पैर किसी चीज़ में फंस जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अरे मोनू, लगता है मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अरे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, यहाँ से बाहर निकालो। तभी सोनू के दोस्त उसे हाथों से पकड़ लेते हैं और उसे खींचने लगते हैं। सोनू भी कोशिश करता है कि जिस चीज़ ने उसे पकड़ा है वो उसे छोड़ दे और वो ज़ोर ज़ोर से हलचल करने लगता है। तभी अचानक उसका पैर उस चीज़ से निकल जाता है। सोनू के दोस्त खींचते हुए उसे तालाब से बाहर निकालते हैं। जब सभी सोनू के पैर को देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी जख्म नहीं रहता। ये देखकर मोनू कहता है, बड़ा आया था हमें डरपोक कहने वाला, तुम तो हमसे भी बड़ा डरपोक निकला। अरे नहीं सोनू, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में मगरमच्छ ने ही पकड़ लिया था। एक तो इस तालाब में कोई मगरमच्छ नहीं है, और अगर मगरमच्छ ने तुझे पकड़ लिया होता तो तुम्हारे पैरों पर दांतों के निशान आते ना, लेकिन तुम्हारे पैरों पर तो कोई भी जख्म नहीं है। सच में सोनू के पैरों पर कोई जख्म नहीं रहता। तभी सारे दोस्त सोनू पर हंसने लगते हैं। सोनू घर जाकर अपने बड़े भाई सतीश को सारी बात बताता है। तब सतीश कहता है, अरे सोनू, तालाब में सच में कोई भी मगरमच्छ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं देखता हूँ कि आखिर उस तालाब के अंदर क्या है। ऐसा कहकर सतीश सोनू के साथ उस तालाब के पास जाता है। सतीश अकेला ही तालाब के बीचों बीच जाकर तालाब के अंदर ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद सतीश को तालाब के अंदर एक माउंटेन बाइक दिखाई देती है। सतीश उस माउंटेन बाइक को पकड़कर बाहर लाता है और कहता है, सोनू, ये लो तुम्हारा मगरमच्छ। दरअसल तुम्हारा पैर इस माउंटेन बाइक में फंसा होगा और तुम समझ बैठे कि कोई मगरमच्छ तुम्हें पकड़ रहा है। अरे हाँ भैया, तुम सच कह रहे हो, लेकिन भैया ये बाइक तो दिखने में अच्छी है, बस पानी की वजह से इसकी हालत खराब हो गई है, इस पर तो जंग चढ़ गया है। हाँ सोनू, क्या तुम्हें ये माउंटेन बाइक पसंद आई? हाँ भैया, लेकिन ये तो कबाड़ में बेचने के लायक हो गई है, इसका क्या कर सकते हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इस माउंटेन बाइक का अच्छे से रिस्टोरेशन करके देता हूँ, तब तो तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगे। सतीश उस माउंटेन बाइक का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। सबसे पहले सारे पार्ट्स को सुखाकर उस पर चढ़ा हुआ जंग वो निकाल देता है। कुछ खराब पार्ट्स की जगह नए पार्ट्स लगाता है और माउंटेन बाइक को अच्छे से पेंट कर देता है। इस तरह से कुछ ही दिनों के अंदर वो माउंटेन बाइक का रिस्टोरेशन कर लेता है और वो बाइक बिल्कुल भी नए जैसे बन जाती है। उस माउंटेन बाइक को देखकर सोनू कहता है, अरे वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच भैया, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ। सोनू रिस्टोरेशन की हुई बाइक को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त भी उसकी बाइक की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि माउंटेन बाइक से रेस होने वाली है। वो तुरंत अपने भाई के पास आकर ये बात बताता है और माउंटेन बाइक से रेस में हिस्सा लेने के लिए कहता है। तभी सतीश कहता है, लेकिन सोनू, हम कोई रेसर नहीं है, हमें तो इस बाइक के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, क्या ऐसे में हमें रेस में हिस्सा लेना चाहिए? अरे भैया, आप परेशान मत होइए, आपको कुछ ना आते हुए भी इस बाइक का रिस्टोरेशन किया ही ना आपने, उसी तरह से हम रेस में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे भी। सोनू अपने भाई का नाम माउंटेन बाइक रेस के लिए दर्ज करता है। उधर गांव के बाहर छोटी पहाड़ी पर रेस का सारा इंतजाम किया जाता है। सतीश और सोनू भी अपनी माउंटेन बाइक लेकर वहां आते हैं। थोड़ी ही देर में रेस शुरू हो जाती है। सतीश डरते डरते लेकिन माउंटेन बाइक से आगे बढ़ते रहता है। आड़े टेढ़े माउंटेन के रास्ते से जाते वक्त सतीश बहुत डर जाता है और थोड़ी देर में उसका डर चला जाता है और वो बड़ी ही कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते सतीश वो माउंटेन बाइक रेस जीत जाता है। इधर सोनू खुशी से नाचने लगता है और कहता है, देखो भैया, आखिर हम जीत ही गए। इस तरह से सोनू और उसके भाई को रेस जीतने का अच्छा इनाम मिलता है और वो खुशी से घर चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। हमें कभी भी डर कर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए।
गरीब मैकेनिक बना आईएएस ऑफिसर। गरीब महेश एक होनहार लड़का जो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। महेश के पिताजी सुधाकर भी उसका सपना पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। महेश के पिताजी एक गराज में मैकेनिक का काम करते थे, पर गराज का मालिक एक घमंडी इंसान था। वो गरीब लोगों से अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। एक बार जब महेश के पिताजी काम कर रहे थे तब, अरे ओ सुधाकर, अभी तक काम पूरा हुआ नहीं तुम्हारा? ये गाड़ी आज ही रिपेयर करके देनी है इस गाड़ी के मालिक को। जी मालिक, बस अभी थोड़ी देर में ही पूरा काम हो जाएगा। गराज का मालिक सुधाकर से जानबूझकर झूठ कहता है कि उस गाड़ी का मालिक आज ही आने वाला है। बेचारा सुधाकर गाड़ी को रिपेयर करता रहता है। उस चक्कर में तो वो खाना पीना भी भूल जाता है। दोपहर की गर्मी और मालिक का दबाव, इस वजह से सुधाकर काम करते रहता है। पूरा दिन चला जाता है। रात को सुधाकर थक कर रुक जाता है। तब गराज का मालिक फिर से कहता है, अरे क्या रे सुधाकर, रुक क्यों गया? काम जल्दी खत्म कर दे। पर मालिक, मैं बहुत थक गया हूँ। वैसे इस गाड़ी का मालिक अभी तक तो नहीं आया। बाकी का काम कल कर देता हूँ। क्या कहा? कल काम करेगा और थक भी गया इतने जल्दी? मैं पैसे काम के ही देता हूँ ना। अगर अभी काम नहीं किया तो कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बेचारा सुधाकर काम हाथ से जाने की डर से अपना काम चालू करता है। उधर महेश अपने पिताजी की राह देखते रहता है, पर जब वो घर नहीं आते तब महेश खुद गराज जाता है और अपनी आंखों से सब देख लेता है। महेश को बहुत बुरा लगता है कि उसके पिताजी उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तभी अचानक से सुधाकर काम करते करते नीचे गिर जाता है। तब महेश दौड़ते हुए, पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? अरे ये तो काम ना करने के बहाने रहते हैं गरीब के। जा घर ले जा इसे, यही रोज का नाटक लगा रखा है इस सुधाकर ने। महेश अपने पिताजी को पानी पिलाता है। पानी के 2 बूंद जाते ही सुधाकर को होश आ जाता है। महेश अपने पिताजी को लेकर घर चला जाता है और उन्हें खाना खिलाकर सुला देता है। दूसरे दिन सुधाकर की तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती, पर फिर भी काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब महेश कहता है, ये क्या पिताजी, कहाँ जा रहे हो आप? आपको तो आराम की जरूरत है ना? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे आईएएस ऑफिसर बनने के बाद खूब आराम करूंगा, अभी नहीं। नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा आपकी जगह काम के लिए। और हाँ, मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैंने नाइट कॉलेज ज्वाइन किया है। ऐसा कहकर महेश गराज में काम पर जाता है। महेश को काम पर देख गराज का मालिक ताने मारने लगता है। अरे कल होने वाला कलेक्टर मेरे गराज में काम कर रहा है। ये तो मेरा भाग्य है कि कलेक्टर जी के पैर मेरे गराज में पड़े। ऐसे ताने मारकर गराज का मालिक हंसते हुए वहां से चला जाता है। पर महेश उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना काम करने लगता है। महेश गाड़ियां अच्छे से रिपेयर करता और अगर समय बच जाता तो उस वक्त अपनी पढ़ाई करता था। दिन भर काम और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी तो नाइट लैम्प के नीचे रास्ते पर महेश पढ़ाई करता था। एक बार की बात है, महेश गराज में पढ़ाई कर रहा था कि तभी वहाँ गराज का मालिक आ जाता है। महेश को पढ़ाई करते देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत महेश के हाथ से बुक छीन लेता है और कहता है, अरे महेश, ये क्या कर रहा है काम छोड़कर? मेरे गराज में क्या तुम पढ़ाई करने के लिए आते हो? काम चोर कहीं के। काम क्या तेरा बाप करेगा? सर, पूरा काम हो चुका है, कोई काम नहीं बचा, इसलिए खाली समय में पढ़ाई कर रहा था। तुम जैसे को तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। औकात ही क्या है तुम्हारी? बस कैंची के जैसे जबान चलती है, गरीब कहेगा। मालिक बिना सोचे समझे महेश को खूब डांटते हैं। महेश को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या गरीब सिर्फ काम करने के लिए रहते हैं? क्या उन्हें पढ़ाई का और अपने सपने पूरे करने का कोई अधिकार नहीं? हे भगवान,
कब तक हम जैसे गरीबों की परीक्षा लेगा। गराज का मालिक गराज में देखता है तो वहाँ कोई काम नहीं रहता है, पर उसे तो महेश को कोई ना कोई काम देना था, उसे पढ़ाई नहीं करने देनी थी। इसीलिए महेश को अपने पैर दबाने के लिए कहता है। महेश भी मालिक के पैर दबाने लगता है। ये सारा नजारा गराज के मालिक की बेटी रीमा देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। दरअसल रीमा और महेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अपने पिताजी के जाने के बाद रीमा महेश से मिलकर कहती है, मुझे माफ कर दो महेश, मेरे पिताजी ने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। कोई बात नहीं रीमा, तुम यूं ही इतनी दुखी मत हो। हम जैसे गरीबों की नसीब में तो यही लिखा होता है। तुम बस इस बात का बुरा मत मानो। पर महेश, तुम एक होनहार और होशियार लड़के हो। अपनी होशियारी इन जैसे अमीरों के लिए मत गवाओ। आज के बाद मैं तुम्हें मदद करूंगी तुम्हारा सपना पूरा करने में। तुम्हें जो चाहे वो मैं लाके दूंगी। खूब मन लगा के पढ़ाई करना महेश, और एक दिन कलेक्टर बनकर इन अमीरों का मुंह बंद कर देना। महेश रीमा से मदद के लिए मना करता है, पर रीमा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। महेश को जो किताबें चाहिए रहती वो उसे लाके देती थी। उसके साथ रात रात भर पढ़ाई के लिए जगा करती थी। महेश भी दिन में गराज में काम करता और रात को खूब मन लगा के पढ़ाई करता था। आईएएस के एंट्रेंस एग्जाम होती है। उस एग्जाम में महेश पास हो जाता है। उसके बाद उसका आईएएस के लिए सिलेक्शन होता है और मेन इंटरव्यू होती है। उसमें भी महेश क्लियर हो जाता है और एक कलेक्टर बन जाता है। महेश कलेक्टर की गाड़ी में स्क्वाड के साथ गांव आता है। गांव वाले भी महेश के स्वागत की अच्छे से तैयारी करके रखे थे। बेटे को कलेक्टर बना देख सुधाकर तो फूले नहीं समा रहा था। तब महेश कहता है, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने गांव का विकास कर सकूं। ऐसा कहकर महेश अपने पिताजी के पैर छूता है। गांव वाले उसका फूलों से स्वागत करते हैं। तब महेश गांव वालों से कहता है, आज मैं जो कुछ बना हूँ मेरे पिताजी के और मेरी दोस्त रीमा की वजह से। इन दोनों ने मुझे प्रेरित किया, तभी मैं कलेक्टर बना हूँ। आप भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, पर हाँ, कभी भी उन्हें अमीरी और गरीबी का भेदभाव करना ना सिखाइए। बस मेहनत करना ही सिखाइए। महेश की बातें सुनकर गराज का मालिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। महेश को बहुत मान सम्मान मिलता है। महेश भी गांव की तरक्की के लिए जी जान से मेहनत करने लगता है।